Hello and welcome to Bhadri Foundation. Today we will study class 12th NCERT Geography International Trade Chapter 8. क्लास 6 से 12 तक सारी NCERT हमारे भादुड़ी फाउंडेशन ऐप पे है. यू कैन डाउनलोड आवर ऐप एंड लिसन ऑल NCERTs. जो भी है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सारी जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी पढ़ाई गई है इसमें. You need not to study more than these concepts that I am going to teach you. Let's start. You are already familiar with the term trade as a tertiary activity. अब तुम पहले ही समझ चुके हो कि ट्रेड जो है वो टर्जरी एक्टिविटी में आता है क्योंकि ये सर्विस सेक्टर में आता है. ट्रेड मीन्स द वॉलेंट्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ट्रेड का मतलब हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का वॉलेंट्री एक्सचेंज करना. टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड. दो पार्टी की ज़रूरत होती है ट्रेड करने के लिए. वन पर्सन सेल्स, एक आदमी बेचता है, एंड द अदर पर्सन परचेज. इन सर्टन प्लेसेस पीपल बार्टर दियर गुड्स. कुछ टाइम पहले कुछ जगह पे पहले टाइम में बार्टर एक्सचेंज होता था, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स विदाउट गोइंग थ्रू मनी. फॉर बोथ द पार्टीज ट्रेड इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल. तो ट्रेड जो होता है दोनों पार्टियों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है, इसीलिए ट्रेड होता है. ट्रेड में भी कंडक्टेड इन टू लेवल्स. इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है, नेशनल ट्रेड हो सकता है. इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग कंट्रीज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज. कंट्रीज नीड टू ट्रेड टू ऑब्टेन कमोडिटीज दे कैनॉट प्रोड्यूस. कुछ कंट्रीज़ को उन चीज़ों को इम्पोर्ट करना पड़ता है जो वो नहीं प्रोड्यूस करते themselves, फॉर दे कैन परचेज एल्सवेयर एट ए लोअर प्राइस. तो इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ वाज द बार्टर सिस्टम. तो पहले जो ट्रेड था इनिशियल सोसाइटी में उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे, जिसमें मनी के थ्रू एक्सचेंज नहीं होता था. एवरी जनवरी आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन जॉन भील मेला टेक्स प्लेस इन जागीरोड 35 किलोमीटर फ्रॉम गुवाहाटी, एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली फेयर इन इंडिया वेयर बार्टर सिस्टम इज स्टिल लाइव. यहाँ पे अभी भी बार्टर सिस्टम अलाइव है इस गांव में, जागी रोड में. ए बिग मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेयर. इस मेले में एक बड़ी मार्केट होती है. वेरियस ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट्स. द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम वर ओवरकम बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी. तो बार्टर सिस्टम में जो डिफ़िकल्टी थी उसको कम कर दिया गया अब इंट्रोडक्शन ऑफ मनी से. इन द ओल्डन टाइम्स बिफोर पेपर एंड कॉइन करेंसी केम इन टू बींग, रेयर ऑब्जेक्ट्स वर वेरी हाई इंट्रिंसिक वैल्यू सर्व्ड एज मनी. तो बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी, some material that was more valuable was used as a money for exchange of goods and services and to conduct trade, like flintstone, obsidian and cowrie shells, tiger's paws, whale's teeth, dog teeth, skin, fur, cattle, rice, पेपरकॉर्न्स, साल्ट, स्मॉल टूल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मनी के रूप में यूज़ होता था. The word salary comes from the Latin word salarium. Latin word से आया salary word, which means payment by salt, जिसका मतलब होता था कि नमक के द्वारा पेमेंट करना है. As in these times, producing salt from sea water was unknown and could only be made from rock salt, and which was rare and expensive. क्योंकि उस टाइम समुंदर से नमक बनाना नहीं जाना जाता था, सिर्फ रॉक साल्ट को जानते थे और वो बहुत ही एक्सपेंसिव था. दैट इज़ वाई बिकेम ए मोड ऑफ पेमेंट. इसलिए जो साल्ट था वो मोड ऑफ पेमेंट भी था. हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इन एनिशिएंट टाइम्स ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस वाज रिस्की. एनिशिएंट टाइम में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत रिस्की था. हैंस ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू लोकल मार्केट. पीपल दैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर रिसोर्सेस ऑन द बेसिक नेसेसिटीज़, फूड एंड क्लोथ्स ही यूज़ करते थे.
Only the rich people bought jewelry, costly dresses, and this resulted in trade of luxury items. सिर्फ रिच लोग ही इनका एक्सचेंज करते थे. द सिल्क रूट इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कनेक्टिंग रोम टू चाइना. सिल्क रूट जो ट्रेड है वो ही एक लॉन्ग रूट का ट्रेड का एग्जाम्पल है जो रोम से चाइना को जाता था. अलोंग 6,000 किलोमीटर रूट था ये. द ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टेड चाइनीज सिल्क, रोमन वूल एंड प्रेशियस मेटल्स एंड मैनी अदर हाई वैल्यू कमोडिटीज फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट्स इन इंडिया, पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया. आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रोमन एम्पायर, जब रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया तो यूरोपियन कॉमर्स ग्रू ड्यूरिंग द 12th एंड 13th सेंचुरी में यूरोप का ट्रेड बढ़ा विद द डेवलपमेंट इन ओशियन गोइंग वारशिप ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया ग्रू विद द अमेरिकन वर डिस्कवर्ड. 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 15वीं शताब्दी से आगे द यूरोपियन colonialism began with along the trade of exotic commodities. यूरोप का कॉलोनिज्म स्टार्ट हो गया और उन्होंने ट्रेड शुरू कर दिया एग्जॉटिक कमोडिटीज़ के लिए. न्यू फॉर्म ऑफ ट्रेड इमर्ज्ड विच वाज कॉल्ड स्लेव ट्रेड. एक नया प्रकार का व्यापार जो स्लेव ट्रेड था वो शुरू हुआ. पुर्तगीज, डच, स्पेनिश, ब्रिटिश कैप्चर्ड अफ्रीकन नेटिव्स एंड फोर्सफुली ट्रांसपोर्टेड दैम टू द न्यूली डिस्कवर्ड अमेरिकाज फॉर देयर लेबर इन द प्लांटेशन. तो ब्रिटिश, डच, स्कैंडिनेवियंस ये अफ्रीकन लोगों को पकड़ते थे और अमेरिका में भेज देते थे ताकि प्लांटेशन में काम कराने के लिए. स्लेव ट्रेड वाज ए ल्यूक्रेटिव बिजनेस. स्लेव ट्रेड बहुत ही पैसा देने वाला बिजनेस था, ल्यूक्रेटिव था. फॉर मोर देन 200 ईयर्स टिल इट वाज एबोलिश्ड इन डेनमार्क इन 1792 तक, जब डेनमार्क में इसको एबोलिश किया गया. ग्रेट ब्रिटेन में 1807 में स्लेव ट्रेड को बैन किया गया. यूनाइटेड स्टेट्स में 1808 में स्लेव ट्रेड को बैन किया गया. आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स लाइक ग्रेन्स, मीट, वूल also expanded, but their monetary value declined in relation to the manufactured goods. The industrial nations imported primary products as raw materials and exported the value added finished products back to the non-industrialized nation. इंडस्ट्रियलाइज जो नेशन थे वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स को, कच्चे माल को यहाँ से इंपोर्ट कर लेते थे अपने देश में और उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के फिर से नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशंस में सेल कर देते थे. ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 1 and 2 countries imposed trade taxes and quantitative restrictions for the first time. वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकेंड में पहली बार कंट्रीज़ ने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, टैक्स रिस्ट्रिक्शन लगाए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे. ड्यूरिंग द पोस्ट वार पीरियड ऑर्गेनाइजेशन लाइक जनरल एग्रीमेंट ऑफ फॉर ट्रेड एंड टैक्सेस, टैरिफ्स एंड ट्रेड विच वर लेटर बिकम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन रिड्यूसिंग द टैरिफ. तो वार के बाद जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसने जो बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कहलाया, जिसने टैरिफ को रिड्यूस करने में और कंपटीशन को बढ़ाने में, ट्रेड में फेयर कंपटीशन करने में हेल्प की. व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट? इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्ट्स. इंटरनेशनल ट्रेड होता है क्योंकि कुछ कंट्री किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज है और दूसरी कंट्री दूसरे गुड को प्रोड्यूस करने में अच्छी स्पेशलाइज, एफिशिएंटली और कॉस्ट इफेक्टिव है. इसलिए दोनों कंट्रीज अपने अपने गुड्स को प्रोड्यूस करके आपस में ट्रेड के थ्रू एक्सचेंज कर लेती है. इसी से दिस इज़ द रीज़न वाई इंटरनेशनल ट्रेड इज़ कंडक्टेड. इट बेनिफिट्स द वर्ल्ड इकोनॉमी. इससे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को फ़ायदा होता है. डिफरेंट कंट्रीज प्रैक्टिस स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. ईच काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन गिव राइज टू ट्रेड. हर तरीके की स्पेशलाइजेशन ट्रेड को बढ़ावा देती है. इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. तो इंटरनेशनल ट्रेड बेस क्या करता है? कंपैरेटिव एडवांटेज पे. कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब किसी गुड को प्रोड्यूस करने में कोई कंट्री अगर जो स्पेशलाइज है तो वो उसे कॉस्ट इफेक्टिवली प्रोड्यूस करके दूसरी कंट्री को सेल आउट कर सकती है. Complementarity and transferability of goods and services in principle should be mutually beneficial to trading partners. दोनों को फ़ायदा होता है कंट्रीज़ को.
In modern time, there is a basis of the World Economic Organization and is related to the foreign policy of nation. With well-developed transportation and communication system, no country is willing to forego the benefit derived from the participation in the international trade. अब क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी इतनी डेवलप हो गई है कि कोई भी कंट्री नहीं चाहती इंटरनेशनल ट्रेड से जो फ़ायदा हो रहा है उसको ना कमाए. बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेस. सबसे पहला तो है नेशनल रिसोर्सेस अलग अलग है हर कंट्री के पास, इस वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है. The world's national resources are unevenly distributed because of the differences of their physical makeup, geology, relief, soil and climate. सबका अलग अलग है, तो दो सब कंट्री अलग अलग ही प्रोडक्शन करती है गुड्स का. तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इट डिटरमाइंस द मिनरल रिसोर्सेज बेस एंड टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस इंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स रेज्ड. Lowlands have greater agricultural potential. Mountains attract tourists and promote tourism. Mineral resources, they are unevenly distributed the world over. The availability of mineral resources provides the basis for industrial development. Climate, it influences the type of flora and fauna that can survive in a given region. It also ensures diversity in the range of various products. Wool production can take place in cold region. Bananas, rubber and coca can grow in tropical regions. Population factors, the size, distribution and diversity of people between countries affect the type and volume of goods traded. Cultural factors, distinctive forms of art and craft develop in certain cultures which are valued the world over. Carpets of Iran are famous, while North African leather work and Indonesian batik cloth are prized handicrafts. तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग प्रोडक्ट्स है. दैट्स वाई इंटरनेशनल ट्रेड इज कंडक्टेड. साइज ऑफ पॉपुलेशन भी डिपेंड करता है ट्रेड पे. इंटरनेशनल ट्रेड, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनल ट्रेड but little external trade because most of the agriculture and industrial production is consumed in the local market. अगर size of the population of a particular country is more, तो there will be more internal trade rather than international trade because most of the goods of agriculture items or industrial items will be consumed locally. तो local लोग ही उनके consume कर लेंगे. स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी डिपेंड करता है इंटरनेशनल ट्रेड. At different stages of economic development of countries, the nature of items traded undergo changes. In agriculturally important countries, agro products are exchanged for manufactured goods, whereas industrialized nations export machinery and finished products and import food grains and other raw materials. Extent of foreign investment, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट ट्रेड. फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ट्रेड को बूस्ट कर सकता है इन डेवलपिंग कंट्रीज विच लैक इन कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग एंड हैवी इंजीनियरिंग. जो डेवलपिंग कंट्रीज उनमें अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड का स्कोप बढ़ जाता है. बाय डेवलपिंग सच कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, द इंडस्ट्रियल नेशंस इंश्योर इम्पोर्ट ऑफ फूड स्टफ्स. तो डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करके कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री लगा के फूड स्टफ के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है. ट्रांसपोर्ट इन ओल्डन टाइम्स लैक ऑफ एडुकेट एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड टू लोकल एरियाज. ओल्डन टाइम्स में क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी तो ट्रेड जो था सिर्फ लोकल एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड रह जाता था. ओनली हाई वैल्यू आइटम जम्स, सिल्क, स्पाइस वर ट्रेडेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. With the expansion of rail, ocean and air transport, better means of refrigeration and preservation की फैसिलिटी आ गई तो ट्रेड हैज़ एक्सपीरियंस स्पेशल एक्सपेंशन. तो ट्रेड ने अब स्पेशल एक्सपेंशन को भी देखा है. मतलब स्पेस स्पेशल माने रिलेटिंग टू एरिया, तो एरिया में बड़ा हो गया इंटरनेशनल ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड records the volume of goods and services imported as well as exported by a country to other countries. If the value of the import is more than the value of the country's export, the country has negative और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. अगर कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा है, खरीद ज़्यादा रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है तो कंट्री का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव या अनफेवरेबल क्या रहेगा. इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट,
अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है, इम्पोर्ट कम कर रही है, तो उसका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव फेवरेबल कहलाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर ए कंट्रीज इकोनॉमी के लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बहुत महत्व है। नेगेटिव बैलेंस would mean the country spends more on buying goods than it can earn by selling its goods। तो अगर कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है तो इसका मतलब है कंट्री ज़्यादा खर्च कर रही है दैन अपनी गुड्स को बेच के कमाने के। दिस वुड अल्टीमेटली लीड टू द एक्सपेंशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल रिजर्व्स, एग्जॉशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल। अगर इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है तो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे किसी भी कंट्री के। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कितनी तरीके का होता है? तो एक बायलैटरल ट्रेड है जो दो कंट्री के बीच में होता है। बायलैटरल ट्रेड इज डन बाय टू कंट्रीज विद ईच अदर, दे एंटर इनटू एग्रीमेंट टू ट्रेड स्पेसिफाइड कमोडिटीज़। स्पेसिफाइड कमोडिटीज़ पे ट्रेड करने के लिए एग्रीमेंट कर लेती है। मल्टीलैटरल ट्रेड, as the term suggests, multilateral trade is conducted with many trading countries. The same country can trade with a number of other countries। एक ही कंट्री कई कंट्रियों से ट्रेड कर सकते हैं। द कंट्री में आल्सो ग्रांट द स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन ऑन द सेम ट्रेडिंग पार्टनर्स को। किसी कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी दे सकती है कोई कंट्री अगर ज़्यादा उससे ट्रेड करना चाह रही है तो। केस फॉर फ्री ट्रेड, द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग इज नोन फॉर फ्री ट्रेड। मतलब अपनी इकोनॉमी को ट्रेडिंग के लिए दूसरे कंट्री से खोल देना ओपन अप कहलाता है। फ्री ट्रेड कहलाता है, ट्रेड लिबरलाइजेशन कहलाता है। दिस इज़ डन बाय ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स। ये कैसे होता है? ट्रेड बैरियर्स को कम करके, टैरिफ को हटा के। ट्रेड लिबरलाइजेशन अलाउस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एवरीवेयर टू कम्पीट विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन कर देंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो गुड्स हैं वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से कम्पीट कर सकती है। ग्लोबलाइजेशन अलॉन्ग विद फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन जो है उसके साथ ही फ्री ट्रेड कैन एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमीज ऑफ डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है क्योंकि दूसरी कंट्री जो फॉरेन मेड गुड्स हैं वो कंपटीशन करेगी अपनी डोमेस्टिक गुड्स से, ठीक है। तो दो फॉरेन गुड्स है वो दे मे बी इन बेटर क्वालिटी और मे बी चीप, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स टू कम्पीट विद globalized goods, but not giving equal playing field by imposing conditions which are unfavorable. But free trade should not only let rich countries enter the market but allow the developed countries to keep their own market protected from foreign products। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिच कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपनी गुड्स को सेल कर दे और अपनी मार्केट को रिस्ट्रिक्ट कर दे। तो कंट्रीज आल्सो नीड टू बी कॉशियस अबाउट डम्प्ड गुड्स। हर कंट्री को डम्प्ड गुड्स से भी कॉशियस रहना चाहिए। डम्प्ड गुड्स क्या होती है? गुड्स व्हेन एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री एट ए वेरी चीप रेट आर कॉल्ड डम्प्ड गुड्स। तो चाइना क्या करता है कि बहुत सस्ती गुड्स को बना के दूसरी कंट्री में भेज देता है, जिससे क्या होता है जो उस कंट्री की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कम्प्लीटली रियून हो जाती है। As long with free trade, dumped goods of cheaper prices can harm the domestic products। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को अफेक्ट कर सकती है डम्प्ड गुड्स। तो डंपिंग क्या होती है? द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग ए कमोडिटी इन टू कंट्रीज एट ए प्राइस दैट डिफर्स फॉर रीजन्स नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट इज कॉल्ड डंपिंग। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO क्या होती है? 1948 में to liberalize the world from high custom tariff and various other types of restrictions से निजात पाने के लिए गैट का इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड वाज फाउंड बाय सम कंट्रीज इन 1994 में। इट वाज डिसाइडेड बाय द मेंबर कंट्री टू सेट अप ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन फॉर लुकिंग आफ्टर द प्रमोशन ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी अमोंगस नेशन एंड द गैट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को WTO में कन्वर्ट कर दी गई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO का क्या था? इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड एंड ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड को देखती है WTO। इट सेट द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एंड रिजोल्व डिस्प्यूट बिटवीन इट्स मेंबर नेशन। अगर मेंबर नेशन में ट्रेड को रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो WTO उसको सॉल्व करती है। WTO आल्सो कवर्स ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड इन सर्विसेज को भी देखती है, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, अदर इशूज सच एज इंटेलेक्चुअल राइट्स, इनके इशू को भी
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व करती है। द WTO हैज़ हाउएवर बीन क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय दोज हु आर वरीड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। से जो अगेंस्ट है वो WTO को क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग। इट इज़ आर्ग्यूड दैट फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ मोर प्रोस्परस। इसका मतलब ये है कि फ्री ट्रेड जो है वो ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ को प्रोस्परस खुशहाल नहीं बनाता। इट इज़ एक्चुअली वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन द रिच एंड पुअर। और कहा जाता है कि WTO गरीब और अमीर के अंतर को बढ़ा रहा है। रिच कंट्रीज मोर रिच होती जा रही है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंशियल नेशंस इन द WTO फोकस इन देयर ओन कमर्शियल इंटरेस्ट। क्योंकि जो WTO के जो मेंबर नेशन है, जो रिच कंट्रीज हैं, वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए फैसले लेती है। मोर ओवर मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव नॉट फुल्ली ओपन दियर मार्केट्स। क्योंकि कई डेवलप्ड कंट्री ने अपनी मार्केट को नहीं खोला है दूसरे प्रोडक्ट के लिए फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट आते हैं। इट इज़ आल्सो आर्ग्यूड दैट इश्यूज ऑफ हेल्थ वर्कर्स राइट, चाइल्ड लेबर, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को भी WTO इग्नोर कर देता है। तो WTO का जो हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है WTO का, जब से इंडिया मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड में क्या कंसर्न्स है? अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल है दोनों कंट्री के लिए। ये तो वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। टू नेशंस इफ इट लीड्स टू रीजनल स्पेशलाइजेशन, higher level of production, better standard of living, worldwide availability of goods and services, equalization of price and wages, and diffusion of knowledge and culture। तो वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड ये सब कुछ देता है। इंटरनेशनल ट्रेड कैन प्रूव टू बी ए डेट्रीमेंटल टू नेशंस ऑफ इट लीड्स टू डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। तो इंटरनेशनल ट्रेड डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है अगर वो दूसरी कंट्री पे कोई कंट्री निर्भर हो जाती है। अनइवन लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लॉयटेशन और कमर्शियल राइवलरी leading to wars। ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट्स मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ग्लोबल ट्रेड लाइफ के कई एस्पेक्ट को प्रभावित करता है। इट कैन इम्पैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू हेल्थ और वेलबींग ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। इन्वायरमेंट को भी, हेल्थ को भी और वेलबींग को भी लोगों के। एज कंट्रीज कम्पीट टू ट्रेड मोर प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पैरल रिसोर्सेज यूज्ड अप फास्टर एंड दे कैन बी रिप्लेनिश्ड। इस रिसोर्सेज को, क्योंकि कंपटीशन है ट्रेड का, इसलिए रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से, स्पीड से यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन उनको रिप्लेनिश करने के लिए कभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इफ़ ऑर्गेनाइजेशंस आर गियर्ड ओनली टुवर्ड्स प्रॉफिट्स मेकिंग एंड द एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न्स आर नॉट एड्रेस्ड, देन इट वुड लीड टू अ सीरियस इम्प्लीकेशन इन द फ्यूचर। अगर ये सारी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड में ही लगी रहेगी, मतलब ट्रेड को ज़्यादा एम्फिसाइज करेगी एंड इग्नोर द एनवायरमेंटल और हेल्थ कंसर्न्स, तो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? पोर्ट्स हैं। द चीफ गेटवेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर द हार्बर्स एंड पोर्ट्स, गैरेजेस एंड द ट्रैवलर पास from one part of the world to the another through these places. The importance of the port is judged by the size of cargo and the size of handled and the number of handled cargo and number of ships handled. Quantity of cargo handled by a port is the indicator of the level of the developed of its hinterland. Types of port. Generally, ports are classified according to the type of traffic which they handle. Type of traffic से depend करता है types of port। तो इंडस्ट्रियल पोर्ट्स हैं। दीज पोर्ट्स स्पेशलाइज इन बल्क कार्गो लाइक ग्रेन, शुगर और ऑयल, केमिकल्स एंड सिमिलर मटेरियल्स। कमर्शियल पोर्ट्स क्या होते हैं? दीज पोर्ट्स हैंडल जनरल कार्गो, पैकेज्ड प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड। दीज पोर्ट्स आल्सो हैंडल पैसेंजर ट्रैफिक भी हैंडल करते हैं। इंडस्ट्रियल जो पोर्ट्स होते हैं वो ग्रेन, शुगर, ऑयल, केमिकल्स एंड को डील करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स क्या होते हैं? Such ports handle bulk and general cargo in large volume. Most of the world's great ports are classified as comprehensive ports होते हैं। Types of port on the basis of location के हिसाब से अगर हम ports देखें तो क्या होता है? Inland ports. These ports are located away from the sea coast. समुंदर कोस्ट से दूर होते हैं inland ports जो होते हैं। They are linked to the sea through a river or canal. तो वो समुंदर से कनेक्टेड होते हैं रिवर के जरिए। For example, Manchester is linked with the canal. Memphis is located on the river Mississippi. Rhine has several ports like Mannheim and the Duisburg, and Kolkata is located on the river Hooghly.
आउटपोर्ट्स क्या होते हैं? दीज आर डीप वाटर पोर्ट्स बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट, से दूर बनाया जाता है आउटपोर्ट. दीज आर द पेरेंट पोर्ट्स बाय रिसीविंग दीज शिप्स विच आर अनएबल टू अप्रोच दैम टू देयर लार्ज साइज. अच्छा, आउटपोर्ट दूर होते हैं क्योंकि शिप बहुत बड़ी होती है, वहाँ पे आउटपोर्ट पे रोकी जाती है. क्लासिक कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल इज एथेंस एंड इट्स पोर्ट्स पेरासू ग्रीस. टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन के आधार पर अगर हम पोर्ट को कैटेगराइज करें तो ऑयल पोर्ट, दीज पोर्ट्स डील इन द प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल. सम ऑफ दीज टैंकर पोर्ट्स, सम आर रिफाइनरी पोर्ट्स. मार्किबो इन वेनेजुएला, एस्कीरा इन ट्यूनीशिया, ट्रिपोली इन लेबनान आर टैंकर पोर्ट्स. अबादान ऑन द गल्फ ऑफ पर्शिया इज ए रिफाइनरी पोर्ट है. पोर्ट ऑफ कॉल, these are the ports which originally developed as calling ports on main sea route पे calling port के रूप में बनाए जाते हैं. where ship used to anchor for refueling, जहाँ पे शिप को रिफ्यूल किया जाता है, ports of call होते हैं. पैकेट स्टेशन these are also known as ferry ports. These packet stations are exclusively concerned with the transportation of passengers and mail अक्रॉस वाटर बॉडीज कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस. तो ये पैसेंजर्स और मेल्स को ले जाते हैं पैकेट स्टेशन जो होते हैं. और एंट्री पोर्ट पोर्ट्स, दीज आर कलेक्शन सेंटर्स वेयर गुड्स आर ब्रॉड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट. सिंगापुर इज एन एंट्री पोर्ट फॉर एशिया, जैसे सिंगापुर एंट्री पोर्ट है एशिया के लिए. रोटरडम ऑफ यूरोप एंड कोपेनहेगन. नेवल पोर्ट, दीज आर पोर्ट्स विच आर वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के होते हैं, नेवी के होते हैं पोर्ट्स. दीज पोर्ट्स सर्व वारशिप्स एंड हैव रिपेयर वर्कशॉप फॉर देम. कोची एंड करवार आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच पोर्ट्स. तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. डाउनलोड आर ऐप बहादुरी फाउंडेशन टू लिसन ऑल NCERTs फ्रॉम क्लास 6 to 12th.